Hello, my dear children. Welcome back to the channel Connect to Commerce. All the 14 principles of Henry Fayol we have already discussed in part 1 and part 2. The details of these principles are already discussed with you. The meaning of these principles, the effects of these principles. We have discussed the real life examples of these principles and so on. लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहती हूँ कि ऑल द 14 प्रिंसिपल्स की समरी हम एक बार फिर से एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये गाइडलाइंस हैं मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए। तो हर एक प्रिंसिपल में क्या क्या स्पेसिफिक गाइडलाइन दी है हेनरी फेयोल और उनकी टीम ने, और उस गाइडलाइंस को यूज करके किस तरह से मैनेजर्स जो हैं अपनी मैनेजरियल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके हर एक प्रिंसिपल की गाइडलाइन। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बच्चों क्या गाइडलाइन है? देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना तो अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए, ना कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, balance between subordinates involvement through decentralization and managers retention of authority through centralization is must। इसका मतलब कि डिसीजन मेकिंग में सबॉर्डिनेट्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए और मैनेजर्स की जो अथॉरिटी है वो भी रिटेन होनी चाहिए बाय कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसिप्लिन तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, तो इसलिए ये गाइडलाइंस बताई गई हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। डिवीजन ऑफ वर्क में बताया गया है दैट द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच टास्क शुड बी परफॉर्म बाय द स्पेशलिस्ट। पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर हिस्से को एक स्पेशलिस्ट से परफॉर्म करवाना है मैनेजर्स को। इक्विटी में दो चीजों पे हाईलाइट किया गया, जस्टिस और काइंडलीनेस में, कि जब मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज के साथ डील करें तो इन दो चीजों का ध्यान रखें, दे शुड बी जस्ट एंड दे शुड बी काइंड व्हाइल डीलिंग विद द एम्प्लॉइज। एस्पिरिट डे कोर्स में यूनिटी, हार्मनी, टीम स्पिरिट, इन सब चीजों पे स्ट्रेस दिया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई मैनेजर्स और वर्कर्स काम करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ यूनिटी से, हार्मनी से और टीम स्पिरिट के साथ काम करें। इनिशिएटिव में बताया गया है कि एम्प्लॉइज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट ना करें, लेकिन उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि वो खुद प्लान आउट करें और खुद एग्जीक्यूट करें। दैट इज टोल्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ऑर्डर, there should be orderly arrangement of people, that is social order, things, material order in the organization। इस प्रिंसिपल में क्या गाइडलाइन है कि हर एक लोगों का और चीजों का एक प्री डिटरमाइंड प्लेस होना चाहिए और वो उस पर अवेलेबल होने चाहिए। रेम्यूनरेशन में बताया गया है रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर फॉर बोथ द वर्कर्स एंड द मैनेजर्स। वर्कर्स के लिए तो वो फेयर होनी ही चाहिए कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से होने चाहिए, एम्प्लॉयर्स की भी वो पेइंग कैपेसिटी में होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और टर्मिनेशन और टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉयज, कि जब एम्प्लॉयज को हम एक बार सेलेक्ट कर लें तो उनका बार बार ट्रांसफर, उनका टर्नओवर का मतलब होता है लीविंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, और टर्मिनेशन वो नहीं होना चाहिए। उनको एक स्टेबल ड्यूरेशन के लिए उनका अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड ऑलवेज बी द प्रायोरिटी, चाहे वो सुपीरियर हो या सबऑर्डिनेट हो, लेकिन उनका जो प्रायोरिटी पे उन्हें सुपरसीड क्या करना है, हमेशा ग्रुप इंटरेस्ट, नॉट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। स्केलर चेन में फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय ईच सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी मीन्स the superior subordinate relationship that is established in the organization, and that formal line should be followed by everyone in the organization. Nobody can escape any particular level, means no direct communication is allowed according to the principle of scalar chain. Unity of command में employee should receive orders from one superior only। one superior मतलब जो उसका immediate superior है उसी से वो order receive करे, और अल्टीमेट सुपीरियर जो अपर लेवल के सुपीरियर्स हो उनसे उसको ऑर्डर्स नहीं मिलने चाहिए।
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब देयर शुड बी वन हेड फॉर ईच ग्रुप और द डिपार्टमेंट टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ दैट ग्रुप मेंबर्स। हर एक ग्रुप या डिपार्टमेंट का एक हेड होना जरूरी है और वो हेड क्या करेगा, अपने ग्रुप के मेंबर्स के एफर्ट्स को डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये पूरी 14 प्रिंसिपल्स की 14 गाइडलाइंस हैं जो हर एक मैनेजर को फॉलो करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके। सारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हमने इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस और उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे। उससे पहले जब हमने टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करे थे उसकी भी हमने इंपॉर्टेंस ऑलरेडी उनके साथ साथ कर ली थी, लेकिन अब हम कलेक्टिव इंपॉर्टेंस देखेंगे कि ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं, चाहे वो टेलर के हों चाहे वो फेयोल के हों, जब इन प्रिंसिपल्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है तो ओवरऑल बेनिफिट्स क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसके पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। दे प्रोवाइड मैनेजर्स विद द यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। They help in the optimum utilization of resources and effective administration. They help in the scientific decisions. They help in meeting changing environment requirements. They help in fulfilling the social responsibility. And they help the management in training, education and research work. अब मैं इंडिविजुअली बता देती हूँ कैसे। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला पॉइंट है कि किस तरह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी प्रोवाइड करते हैं। यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी का मतलब कि एक्चुअली जब रियल लाइफ सिचुएशंस में मैनेजर्स इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो उनकी जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम्स को देखने की, सिचुएशंस को इम्प्रूव करने की या सॉल्व करने की, वो अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ जाती है। Because it helped them to learn from the past mistakes. What does it mean? कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कि कोई मैनेजर जो है वो ज्यादातर पावर्स को सेंट्रलाइज रखता था अपने पास और मैक्सिमम डिसीजंस वो खुद लेता था। तो उसके बाद उसने ये रियलाइज करा कि इस तरह से करने से वो ओवरबर्डन हो रहा है और उसकी जो कैपेसिटी है टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कोर मैटर्स वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो स्ट्रेटेजिक मैटर्स पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो जब उसने अपना प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को अप्लाई करा और डिसीजन मेकिंग पावर्स को डिस्पर्स कर दिया तो वो रिलीव्ड हो गया और एफिशिएंसी उसकी भी बढ़ गई और सबऑर्डिनेट्स की भी मोटिवेशन एंड मोरल हाई हो गया। तो इस तरह से जब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई किए जाते हैं तो मैनेजर्स जो हैं उनको रियल लाइफ सिचुएशन से डील करने की गाइडलाइंस मिल जाती हैं और उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती रहती है और वो और एक्सपर्ट होते रहते हैं टू डील विद द रियल लाइफ सिचुएशंस। उसके बाद है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का रिसोर्सेज का कब होता है? जब बेनिफिट्स उसके ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो। बच्चों, हम बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं, डिवीजन ऑफ वर्क के थ्रू स्पेशलाइजेशन अचीव करना या फिर किस तरह से रेम्यूनरेशन जो है वो पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर होनी चाहिए। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिससे कॉस्ट रिडक्शन जो है वो मेन टारगेट उसका होता है कि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है जिसमें मटेरियल और थिंग्स का ऑर्डरली प्लेसमेंट बताया गया ताकि लोगों को और सामान को ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करने से कॉस्ट रिड्यूस होता है जिससे बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मैक्सिमम हो जाता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि इम्पर्सनलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल कंडक्ट। इम्पर्सनलाइजेशन मतलब कि पर्सनल कंडक्ट को वो इस्तेमाल ना करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डील करने के लिए लोगों के साथ, बल्कि वो लॉजिक्स पे बेस्ड हो उसके जो भी डिसीजन मेकिंग के जो क्राइटेरियाज हैं। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को कि उस बाउंड्री के अंदर वो डिसीजंस ले। वो अपना जो है इंट्यूशंस की बेसिस पे या अपने कोई थॉटफुल बेसिस पे डिसीजंस ना ले, बल्कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक्स वो डिसीजन ले जो कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज को इम्प्रूव करे। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब
कि मैनेजर्स फोकस कर सकते हैं लॉजिक्स एंड फैक्ट्स पे, जो बिल्कुल अभी मैंने इसमें भी बताया इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में। साइंटिफिक मैनेजमेंट के तो बच्चों जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो हैं ही इसीलिए कि हम मैनेजमेंट को कैसे मोर और मोर साइंटिफिक बना सकते हैं। ट्रायल एंड एरर, हिट एंड मिस अप्रोचेस को छोड़कर हमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग साइंटिफिक अप्रोचेस यूज करनी चाहिए। तो जब वो प्रिंसिपल्स हम यूज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑटोमेटिकली जो डिसीजंस होंगे वो मोर लॉजिकल एंड साइंटिफिक होंगे। उसके बाद है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। We all know that the very basic feature of all the management principles is that we can modify them. तो ये भी हमें पता है कि मैनेजमेंट डायनामिक एनवायरनमेंट से डील करती है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है मैनेजमेंट का वो हमेशा चेंज होता रहता है, पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, और जैसे वो चेंजेस होती हैं वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को उन चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे हेल्प करते हैं उन चेंजेस को अडॉप्ट करने में? बाय मॉडिफाइंग द प्रिंसिपल्स। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कोर एक्टिविटीज होती हैं और कुछ नॉन कोर एक्टिविटीज होती हैं। जैसे स्कूल है तो उसकी कोर एक्टिविटी एजुकेशन है, लेकिन उसके साथ साथ स्कूल की क्लीनलीनेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज सब कुछ चलती रहती हैं। तो जो नॉन कोर एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए एक्सपर्ट्स को हायर कर लेते हैं। तो जैसे डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल में क्या बताते हैं कि काम को नेचर ऑफ एक्टिविटीज के हिसाब से बांट दो छोटे छोटे हिस्सों में, और हर एक्टिविटी को किसी एक्सपर्ट से या स्पेशलाइज्ड जो उसका ट्रेन्ड एम्प्लॉय है उससे परफॉर्म करवाओ। तो इसी प्रिंसिपल को और मॉडिफाई कर दिया जा रहा है मॉडर्न टाइम्स में कि कोर और नॉन कोर एक्टिविटीज को डिवाइड करके कोर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन खुद कर रही है और नॉन कोर एक्टिविटीज वो आउटसोर्स करवा रही है। आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो जिसमें क्या होता है कि और स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स करवा लिया जाता है, और कहीं कहीं तो इवन कोर एक्टिविटीज भी अब आउटसोर्स करवाई जा रही हैं। तो इसका मतलब कि इससे हमें साफ क्लियर हो रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को कैसे हम और मॉडिफाई करके और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है बहुत आसानी से, जिससे दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग द एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट मोर एंड मोर डायनामिक। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द एम्प्लॉयज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द सोसाइटी। कितने सारे प्रिंसिपल बच्चों हमने पढ़े, रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल है, इक्विटी का है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का है, इनिशिएटिव का है। ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं कि किस तरह से एम्प्लॉयज को सिर्फ मशीन्स की तरह डील नहीं किया जाए, उनको फुल रिस्पेक्ट दी जाए। तो जब वो सारे प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट अप्लाई करेगी तो ऑटोमेटिकली वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। जैसे ही मैनेजमेंट की जो स्टडीज हैं वो स्टार्ट होती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, बाद में बीबीए और एमबीए के प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वहीं से इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और जब इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशंस के बाद डेवलप किया जाता है और उनकी गाइडलाइंस मैनेजर्स तक पहुंचाई जाती हैं, तो उन प्रिंसिपल्स को यूज करके वो फर्दर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे वो उन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में और क्लैरिफिकेशन दे सकें, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं बेस बन जाते हैं टू मेक मैनेजमेंट एज अ फुल फ्लेज्ड डिसिप्लिन। और इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करके सिचुएशंस के हिसाब से कंटिजेंटली यूज करके मैनेजमेंट जो है एक बेस बना देती है फॉर द फ्यूचर रिसर्च, फॉर द फ्यूचर एजुकेशन एंड फॉर द फ्यूचर ट्रेनिंग। तो वी कैन सी दैट not only the individual principle is specifically important, but all the principles when applied in the organization, they are helpful in lot many ways to the managers as well as to everyone working in the organization. So with this, I hope the importance of management principles is clear to you. And now last topic जो अब हमारा बचा है इस पूरे के पूरे चैप्टर में, वो सिर्फ बचा है कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फ्योल। तो जल्दी से उस कंपैरिजन को भी हम देख लेते हैं। ओके,
बच्चों अब हम टेलर के, फेयोल के सारे प्रिंसिपल, सारे टेक्निक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस सब कुछ कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको इनके कंपैरिजन में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। फिर भी हम एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं टेलर और फेयोल के डिफरेंसेस और उन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हम देख सकते हैं। लेट अस डिस्कस। ओके, तो हम पहले फेयोल का देख लेते हैं कि फेयोल की थ्योरी को बच्चों कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, और टेलर की थ्योरी को कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो उनके जो नेम्स हैं थ्योरीज के वो अलग अलग हैं, वो आपको स्पेसिफिकली याद होने चाहिए। फिर जो फेयोल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो नॉर्मली तो सारे लेवल्स पे अप्लाई होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली वो टॉप लेवल से रिलेटेड ही हैं ज्यादातर। और जो टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑपरेटिव और फ्लोर लेवल पे एप्लीकेबल होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो जो सुपरवाइजरी लेवल होता है, जो लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टली वर्कर्स से डील करता है, उस लेवल से रिलेटेड मोस्टली प्रिंसिपल्स हैं। जो फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं वो माना जाता है कि वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा बेस्ड हैं, कलेक्टिव विजडम ऑफ द मैनेजर्स। लेकिन जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हैं। बहुत सारी हमने टेक्निक्स करी हैं जिसमें स्टॉप वॉच यूज की जाती है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी। वो फैक्ट्रीज में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उस पर वो प्रिंसिपल बेस्ड है, इसलिए कहा जाता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। फेयोल के प्रिंसिपल्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस को इम्प्रूव करने पे फोकस करते हैं, लेकिन जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने पर फोकस करते हैं। क्योंकि याद होगा मैंने बताया था कि जो क्लैशेस होते हैं मेन मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में वो ज्यादातर इसीलिए होते हैं क्योंकि सरप्लस दोनों के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो टेलर ने यही फोकस करा कि इतना सरप्लस होना चाहिए कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों ही खुश रहें, दोनों ही सेटिस्फाइड रहें। तो क्योंकि ये सारे लेवल से रिलेटेड हैं तो फेयोल के यूनिवर्सली एप्लीकेबल माने जाते हैं, और टेलर के क्योंकि प्रोडक्टिविटी से और प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और सारी ऑर्गेनाइजेशंस तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती नहीं है, तो स्पेसिफिकली जो है वो किसी किसी सिचुएशंस में अप्लाई होती हैं। इन डिफरेंसेस के बावजूद भी बच्चों टेलर और फेयोल दोनों का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, और कुछ सिमिलैरिटीज हैं उन दोनों के बीच में। बोथ एम एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी, both aim at improving the efficiency and effectiveness also we can add, कि चाहे वो टेलर के प्रिंसिपल्स हो चाहे वो फेयोल के प्रिंसिपल्स हो, स्पेसिफिकली इंडिविजुअली उनके अलग अलग पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, लेकिन जो कलेक्टिव इफेक्ट है उनका क्या है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाया जाए। बोथ फोकस ऑन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन की बात आपको याद हो तो there is a principle by Fayol, Esprit de Corps, that talks of cooperation, and in the Taylor's principle also there is a principle called cooperation, not individualism. Both suggest specialization. स्पेशलाइजेशन की जो बात की जाए, फेयोल का प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क जहाँ स्पेशलाइजेशन की बात होती है, और टेलर की भी टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मैनशिप जहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बहुत अच्छे से बात की गई है। बोथ आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। हमने अभी अभी देखा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में कि चाहे वो टेलर के प्रिंसिपल्स हो या साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हो, फेयोल के हो या कोई से भी टेक्निक्स हो, उन्हें मैनेजर्स अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी पास्ट मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में क्या क्या वो प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से रिसर्च वर्क कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए इन दोनों के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो with this we have completed all the topics that are given as per the CBSE syllabus for the unit 2, and still if you have any doubts and queries you are most welcome. So I want, before I proceed to the chapter 3rd, any queries and doubts if you have, you can write me in the comment box. See you next time bachcho.